कैरेक्टर में आने कैरेक्टर नहीं आने वही तो है, ये तो वही है नहीं वाले को लिमिट थोड़ी है क्या कंफर्म नहीं है दूसरे वही है आगे वही दूसरे वही है ये लास्ट क्लास में हमने म्यूचुअल इंडक्शन वो पार्ट स्टडी कर लिया था, ठीक है ना। बस एक टॉपिक बाकी है तो ये अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक आज देख लेते हैं, बेसिकली सिंपल टॉपिक। जो टॉपिक एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन। LC oscillation। ओके, ये क्या होता है LC oscillation? पहले एक ब्रीफ आइडिया दिया, अभी ड्रॉ मत करना। हाँ, एक इंडक्टर है, उसको कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक कैपेसिटर है और इंडक्टर है, कोई बैटरी रेजिस्टर ऐसा कुछ नहीं है। तो मान लो इस कैपेसिटर को मैं चार्ज कर दूं, अलग से मैंने बैटरी लगाई, कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, एक चार्ज कैपेसिटर में यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है, इसलिए चार्ज है। अब क्या होगा, कैपेसिटर के पास अभी क्या एनर्जी है, कैपेसिटर में एनर्जी का फॉर्मूला याद है क्या, हाफ CV स्क्वायर। और कौन से फॉर्म में होता है इस कैपेसिटर में जो एनर्जी होती है, कौन से फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे करंट फ्लो ना स्टार्ट होगा, चार्ज इधर घूम रहा है, इसका मतलब धीरे धीरे चार्ज क्या होगा, कम होगा।
करंट क्या होगा, बढ़ेगा। अब करंट इसमें बढ़ेगा, इसमें एनर्जी का फॉर्मूला याद है, हमने डिराइव किया था इंडक्टर में। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मैग्नेटिक एनर्जी। तो एक पॉइंट ऐसा रहेगा कि इसकी सारी एनर्जी किसमें चली जाएगी। अब प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, ये करंट इस तरफ देगा, मतलब ये कैपेसिटर क्या है, चार्ज होने लगेगा। तो करंट क्या कम होगा, चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब क्या होगा, इसकी जो सारी मैग्नेटिक एनर्जी है वो किसमें वापस कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में। वापस प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यू होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, एनर्जी अंदर अंदर क्या एक्सचेंज हो रही है, मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, एनर्जी क्या हो रही है, ऑसिलेट हो रही है। पहले इसमें दिखा दूं, इसमें दिखा दूं, ठीक है, ऑसिलेट हो रही है। वैसे ही जैसे एनर्जी ऑसिलेट होती है, जैसे यहाँ पे ना चार्ज भी ऑसिलेट होता है। चार्ज पहले बढ़ता है, कम होता है, बढ़ता है, कम होता है। करंट भी बढ़ता है, कम होता है, ऐसा होता है। तो चार्ज, करंट और एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे ऑसिलेट होती है। तो ये जो सर्किट होती है, कौन सी सर्किट है अपनी, एलसी सर्किट है। इसका कैपेसिटेंस सी, इसका इंडक्टेंस एल। कौन सी सर्किट है, एलसी सर्किट। और इसमें जो प्रोसेस होता है उसका हम क्या कहते हैं, एलसी ऑसिलेशन। इसकी बेसिक सिंपल इक्वेशन आती है, वो स्टडी करनी है। उसका ना ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ इक्वेशन का। क्या होगा, जो इसका वोल्टेज होगा वही इसका वोल्टेज होगा, पैरेलल कनेक्शन है। तो क्या लिख सकते हैं, वीसी, कोई क्या लिख सकते हैं, वीएल। वीसी कैपेसिटर के लिए इक्वेशन क्या होती है, क्यू इक्वल टू क्या होता है, सीवी। तो वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई सी। इंडक्टर के लिए क्या है, वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है, एल डी आई बाई डी टी। वोल्टेज के लिए क्या आती है इक्वेशन, एल डी आई बाई डी टी। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो जो हमें इक्वेशन चाहिए, चार्ज, करंट, जो भी चाहिए वो सब इधर से मिल जाएगा। ठीक, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा, इसको स्टडी करना है। पहले ना स्टेटमेंट लिखो, बाद में सर्किट और सब जो देखो, कंसिडर एन एलसी सर्किट, consider an LC circuit having charge Q on the capacitor, having charge Q on the capacitor, having charge Q on the capacitor, and current I to the inductor, current I to the inductor at time t, current I to the inductor at time t. ठीक, वो अभी कभी ओके। ये सर्किट ड्रॉ करो, इक्वेशन ठीक है। अब देखो, इसमें ना इक्वेशन को सॉल्व करना है, स्टडी करना है। तो चार्ज और क्यू, इसमें रिलेशन होता है, क्या होता है, आई इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी। याद है इक्वेशन, पर यहाँ पे ना एक माइनस सिंबल डालना है। क्यों, चार्ज अगर कम हो रहा है, करंट बढ़ रहा है, ऑपोजिट बिहेवियर, यहाँ पे क्या डालेंगे, एक माइनस डालेंगे। ठीक है, इसेंशियली इक्वेशन हियर आई इक्वल टू, here I equal to minus dq by dt, because charge is decreasing, because charge is decreasing. ठीक है, तो अब I equal to minus dq by dt, मुझे di by dt चाहिए। di by dt मतलब क्या, इसका डिफरेंशिएशन करना है।
तो डी आई बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, माइनस इसका वापस डिफरेंशिएशन करें तो क्या लिखते हैं, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, क्यू बाई सी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी की जगह क्या आएगा, माइनस डी क्यू स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। इसका मैं रीअरेंज कर रहा हूँ और कैसे लिख रहे हैं, डी क्यू स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन एल, ठीक है, ऐसे मैं इक्वेशन लिखता हूँ, ये एल सी सर्किट की इक्वेशन आ गई मेरी, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस क्यू बाई एल सी। देखिए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे अपना चार्ज आ जाएगा, चार्ज की इक्वेशन आ जाएगी, एक बार चार्ज आ गया ना बाद में करंट एनर्जी जो भी सब मिल जाएगा। पर इधर इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, तो मैथ्स कॉन्सेप्ट आ गया ना, जैसे कोई भी इक्वेशन हो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन से क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। पर देखो स्क्वायर है, सेकेंड ऑर्डर है, इसका इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल होता है, बहुत लेंथी होता है। तो इसमें एक तरीका अपने पास, हमने 11th में चैप्टर पढ़ा था याद है तो, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऐसी इक्वेशन आई, बस फर्क क्या था उसमें, चार्ज की जगह इधर चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, उधर क्या है पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। तो उसमें एसएचएम की इक्वेशन क्या थी, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, एसएचएम में ऐसे इक्वेशन। तो देखो ये सेम ही है, मैथमेटिकली देखो सेम ही है, बस सिंबल चेंज हो रहा है, यहाँ पे पार्टिकल ऑसिलेट होता है, यहाँ पे चार्ज ऑसिलेट, ठीक है। तो क्यू की जगह एक्स आ गया तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ये ओमेगा क्या फ्रीक्वेंसी होती है, किसके बराबर आ गया, ओमेगा स्क्वायर 1 बाई एल। और इसका जो सॉल्यूशन होता है, इसका सॉल्यूशन हमें ऑलरेडी पता है, एसएचएम का सॉल्यूशन याद है क्या आता है, एक्स इक्वल टू क्या होता है, एसएचएम की इक्वेशन याद है क्या आता है, ए साइन ओमेगा टी या फिर क्या आता है कॉस ओमेगा टी। तो जनरल सॉल्यूशन है, ऐसे लिख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। तो चार्ज का भी सॉल्यूशन है ना, ऐसा ही आने वाला है, इधर इंटीग्रेशन करने की कोई ऐसा ही फॉर्म आएगा, डायरेक्ट वही लिख देंगे, ठीक है। और इसकी थियरी है तो इससे लिखवा रहा हूँ, इसकी थियरी ना आ सकती है, ये एक्सप्लेन एलसी ऑपरेशन, तो ये वाला पार्ट पूरा समझाना, ठीक है। तो इस इक्वेशन के नीचे हम लिखो स्टेटमेंट, द अबव इक्वेशन is similar the above equation is similar to the simple harmonic motion. The above equation is similar to the simple harmonic motion. ये लिखो इक्वेशन डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। स्टेटमेंट का इक्वेशन लिखो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। देखिए डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहाँ पे मैं लिखूँ whose solution is given by, whose solution is given by, बाद में इक्वेशन को x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5, x इक्वल टू a cos ओमेगा t, x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5, लिखे। ओके आगे नेक्स्ट टाइम में लिखो। सो द चार्ज q, so the charge q at time t, so the charge q at time t will have the form, ऐसा ही फॉर्म होगा उसका, x की जगह क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। तो q इक्वल टू क्या लिखेंगे, q नॉट cos ओमेगा t प्लस, कहीं पे बॉक्स मत बनाना, जिसमें कहूँ उस पर बनाना, वही काम आने वाला है। इस पे बॉक्स मत बनाना,
Q इक्वल टू Q नॉट फॉर ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये क्या है, चार्ज की इक्वेशन है। इधर Q नॉट क्या है, Q नॉट का मतलब क्या है, Q नॉट का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम चार्ज, जो ज्यादा सबसे ज्यादा हो सकता है। ठीक, इक्वेशन है here Q naught is maximum charge, here Q naught is maximum charge। और ओमेगा क्या होता है, देखो ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ओमेगा का ना फॉर्मूला है, ये दो इक्वेशन को कंपेयर करो, ये x की जगह q है, यहाँ पे x की जगह q है, तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, कंपेयर करो, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1 बाय LC, तो ओमेगा इक्वल टू क्या है 1 बाय अंडर रूट L, इससे ना फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसका फॉर्मूला है ओमेगा इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट LC। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी पूछे तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी निकालना तो क्या होता है फॉर्मूला, ओमेगा पता है क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाय 2 पाई, देखो इसके आगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू क्या होता है ओमेगा बाय 2 पाई, तो उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाय 2 पाई अंडर रूट L। ठीक है ना, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। उसके बाद करंट अगर हमें चाहिए तो चार्ज की इक्वेशन लिखी, करंट के बारे में स्टडी करना हो तो करंट भी इधर से आ जाएगा। देखो करंट एट टाइम t इज गिवन बाय, करंट एट टाइम t इज गिवन बाय, क्या होगा करंट की इक्वेशन, देखो I इक्वल टू क्या लिखा था हमने माइनस dq बाई dt, मतलब क्या करना है, ये जो चार्ज की इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, Q नॉट ऐसा ही रहेगा, तो आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और बाहर क्या आएगा ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ये जो Q नॉट और ओमेगा है ना इसको मिला के I नॉट लिख लेते, तो करंट की इक्वेशन क्या है I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक, ये करंट की इक्वेशन, इसका बॉक्स में बनाना है, इसलिए करंट की इक्वेशन है। इधर I नॉट क्या होगा मैक्सिमम करंट, देखो here I नॉट इज, here I नॉट इज मैक्सिमम करंट, तो और I नॉट का फॉर्मूला I नॉट जो है देखो कंपेयर करो दोनों, I नॉट किसके बराबर है Q नॉट ओमेगा। ठीक है ना, इसके बॉक्स ये मैक्सिमम करंट मिलता है I नॉट इक्वल टू Q नॉट ओमेगा। ठीक है, अब इसके जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, अगर मैं JEE नीट की बात करूं तो उसमें दो ही केस आते हैं, क्या दिया होगा या तो t इक्वल टू 0, मतलब शुरुआत में t इक्वल टू 0 पे या तो चार्ज मैक्सिमम होगा या तो चार्ज 0, वो ही दो ही फॉर्म आते हैं। ठीक है, और कोई फॉर्म नहीं आता है, तो उसकी इक्वेशन लिखवा रहा हूँ वो काम आएगी, बाकी बोर्ड लेवल पे अगर देखो ना तो यही फॉर्मूला काम है। ठीक है, तो स्टार बना के ना इसमें स्टेटमेंट लिखो, इफ h इक्वल टू 0
if at t equal to 0, charge is maximum if h equal to 0, charge is maximum if h equal to 0, charge is maximum, then बोलो चार्ज की इक्वेशन क्या लिखनी चाहिए? कभी भी चार्ज मैक्सिमम हो तो कहाँ से स्टार्ट होगा? कोई भी ग्राफ को कहाँ से स्टार्ट होता है? कॉस से। तो क्या लिखोगे? Q इक्वल टू, ये इक्वेशन ध्यान रखना, ये काम आएगी। Q इक्वल टू क्या होगा? Q नॉट कॉस ओमेगा टी। क्वेश्चन में आए कि शुरुआत में चार्ज मैक्सिमम है तो ये इक्वेशन यूज करो, Q इक्वल टू नॉट कॉस ओमेगा टी। और करंट चाहिए तो इधर से करंट की इक्वेशन चाहिए, तो I इक्वल क्या होता है? माइनस dq बाई dt। तो करो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? Q नॉट कॉस का क्या होगा? माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी, और बाहर क्या आ जाएगा? ठीक है, ये चार्ज की इक्वेशन और करंट की इक्वेशन, ठीक है, ये यूज करना है। वैसे ही इसमें दूसरा स्टेटमेंट लिखो, if h equal to 0, if h equal to 0, charge is 0, then if h equal to 0, charge is 0, then बोलो अगर चार्ज 0 है तो क्या आएगी इक्वेशन? Q को क्या से स्टार्ट करना होता है? 0 अगर हो तो क्या चाहिए? साइन। तो ये चार्ज की इक्वेशन आएगी I इक्वल टू माइनस dq बाई dt। तो क्या हो जाएगी इसकी इक्वेशन? डिफरेंशिएशन करो तो माइनस Q नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा, ये आ जाएगी अपनी करंट की इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इधर ये ऑसिलेशन, वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये ऑसिलेशन वर्ड क्यों डाला है? चार्ज की इक्वेशन में देखो साइन या कॉस आ रहा है, करंट की इक्वेशन में साइन या कॉस आ रहा है। कभी कोई इक्वेशन में साइन या कॉस है मतलब क्या होता है? ऑसिलेशन, प्लस माइनस होते रहता है, क्या होता है? ऑसिलेशन। ओके, तो एक ये वाला पार्ट देख लिया। एक और पार्ट जो इसमें स्टडी करना है वो कौन सा? एनर्जी। इधर हमें एनर्जी के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। तो इसमें लिखो कंक्लूजन में एनर्जी ऑसिलेशन, एनर्जी ऑसिलेशन, एनर्जी ऑसिलेशन। इस सर्किट में मतलब कौन सी एनर्जी? एलसी सर्किट है, कौन सी एनर्जी होगी? बोल, एक किसकी एनर्जी होगी? कैपेसिटर की, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की, और दूसरी कौन सी एनर्जी होगी? इंडक्टर की, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये दोनों एनर्जी होगी, उसमें भी ऑसिलेशन होगा, वो देखेंगे आगे। लिखो उसमें स्टेटमेंट, in an LC surface, in an LC surface, energy is stored in an LC surface. Energy is stored in the form of electric field and magnetic field. Energy is stored in the form of electric field and magnetic field. तो दोनों का फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है, या इसमें ना देखो, एक तो ये एलसी वाला शुरुआत वाला पार्ट है, वो बोर्ड में आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है ना, ऐसा आ सकता है, एक्सप्लेन एनर्जी ऑसिलेशन इन एलसी सर्किट, मतलब अभी जो स्टडी करना है वो लिखना होता है, ठीक है। तो दोनों पार्ट के अलग अलग है, इसमें ढंग से लिखना है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, consider charge Q on capacitor, consider charge Q on capacitor and current I in inductor, charge Q on capacitor and current I in the inductor at time t, at time t, चार्ज Q करंट I ले। अब दोनों की एनर्जी लिखनी है, कैपेसिटर की और
उसकी इंडक्टर, ठीक, नेक्स्ट टाइम लिखो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या होगी, कैपेसिटर की एनर्जी। तो देखो अपने पास फॉर्मूला है हाफ CV स्क्वायर, पर वो यूज नहीं करते, हमें चार्ज पता है, तो दूसरा फॉर्मूला पता है एनर्जी का क्या होता है, Q स्क्वायर बाई 2C। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या होगा, Q की इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दो, कौन सी वाली इक्वेशन, वो जनरल वाली Q नॉट कॉस ओमेगा टी वाली। यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2, ठीक है, तो अपनी कैपेसिटर की एनर्जी है। अब वैसे इंडक्टर क्या लिखना है, लिखना एनर्जी ऑफ इंडक्टर, एनर्जी ऑफ इंडक्टर क्या होता है, उसका तो एक ही फॉर्मूला है हाफ एल आई स्क्वायर। तो अब ये आई वाली इक्वेशन इसमें डाल दो, तो क्या हो जाएगा, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन। यू सी आ गया, यू एल आ गया। अब टोटल एनर्जी देखो, टोटल एनर्जी क्या होगा, उनकी एनर्जी ऐड करनी, तो यू इक्वल टू टोटल एनर्जी क्या होगी, यू इक्वल टू यू एल प्लस यू सी। तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2C कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 प्लस हाफ एल आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। अब देखो इसमें और सॉल्व कर सकते हैं, आई नॉट की जगह ये तो सेम ही रहेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, आई नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, आई नॉट का देखो फॉर्मूला है क्यू नॉट ओमेगा, तो आई नॉट की जगह वो सब्स्टिट्यूट करें तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। अब यहाँ पे क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2C कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। देखो इधर ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, ओमेगा का भी फॉर्मूला है 1/LC, ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/LC। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो 1/LC, एक एल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा इधर, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2C साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। अब इसको और क्या करें, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2C कॉमन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो फाइनली अपना रिजल्ट क्या है, यू इक्वल टू टोटल एनर्जी कितनी होती है, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2C। और इसका सिमिलरली दूसरा भी फॉर्मूला है, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2C लिख सकते हो या फिर हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, कोई टोटल एनर्जी में दोनों को ऐड मत करना, दोनों में से कोई, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2C या फिर हाफ एल आई नॉट। तो देखो टोटल एनर्जी, ये कैपेसिटर और इंडक्टर की बात करें तो देखो एक में कॉस स्क्वायर एक में साइन स्क्वायर है, तो अगर इसका हम ग्राफ बनाए इसका एनर्जी का, यहाँ पे टाइम t, यहाँ पे एनर्जी, अगर मैं इंडक्टर की एनर्जी बनाऊं साइन स्क्वायर है, पाई को 0 ले देते हैं, साइन स्क्वायर का ग्राफ कैसे ऐसा होगा, ये साइन स्क्वायर का ग्राफ है, कॉस स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, इसका उल्टा हो जाता है, तो ये कॉस स्क्वायर का ग्राफ होता है। ठीक, टोटल एनर्जी का क्या होगा, ये जो है वो कैपेसिटर की एनर्जी, ये इंडक्टर की एनर्जी, टोटल एनर्जी का ग्राफ कैसा होगा, देखो उसमें साइन या कॉस कुछ नहीं है, सब कांस्टेंट ही है ना, तो टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट, कांस्टेंट हो तो कैसा रहता है, हॉरिजॉन्टल,
ठीक है ना, ये क्या होगी अपनी टोटल एनर्जी होगी, और ये किसके बराबर होगा, या तो Q0²/2C या फिर हाफ एल आई नॉट, ठीक है ना। टोटल एनर्जी अंदर अंदर ऑसिलेशन होता है और टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट, ठीक है। फिर जो अपना फॉर्मूला आया उसने नीचे लिखो, द टोटल एनर्जी इन द सर्किट रिमेन्स कांस्टेंट, द टोटल एनर्जी इन द सर्किट रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी इन द सर्किट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और ये एक और पॉइंट मैथ्स के स्टूडेंट को पता होगा, बायो के स्टूडेंट को पता होना चाहिए, तो ध्यान देना चाहिए। अगर साइन या कॉस ग्राफ की बात करें, साइन या कॉस का ग्राफ अगर उसका टाइम पीरियड t है, ठीक है, उसका टाइम पीरियड कुछ t है, कैपिटल T, वो कैपिटल T कुछ भी हो सकता है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड कुछ भी हो सकता है। अगर उसका टाइम पीरियड t है साइन या कॉस का, तो साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का कितना होता है पता है? साइन या कॉस का टाइम पीरियड t है, तो साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का कितना होता है? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, क्या बोलना है, स्क्वायर है मतलब माइनस भी क्या हो जाता है, प्लस, तो रिपीटेशन यहाँ पे क्या है, क्विकली होते हैं, फास्ट में होते हैं, तो टाइम पीरियड का क्या हो जाएगा, t/2, ठीक है। अगर चार्ज और करंट का ऑसिलेशन लिखो, स्टेटमेंट लिखो, इफ द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, if the time period of oscillation of charge and current is t, capital T लिखना, time period of oscillation of charge and current is t, then their energy has a time period of t/2, then their energy has a time period of t/2, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, अब ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये ग्राफ काम करता है, ये तो ना क्वेश्चन हमें काम आएगा ये सब, ठीक है। बस एक क्लास पार्ट लिखवाना, बाद में प्रॉब्लम करा देंगे। एक अगर ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं तो एक सिंपल एग्जांपल कौन सा लेते हैं, स्प्रिंग ब्लॉक का। अगर मैं आइडियल केस लूं स्प्रिंग ब्लॉक का, आइडियल केस मतलब क्या है, स्प्रिंग ब्लॉक कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्प्रिंग एकदम आइडियल है, कोई एनर्जी लॉस नहीं है, तो जो ऑसिलेशन होता है वो क्या होता ही रहता है, इंडेफिनिटली ऑसिलेशन होते ही रहता है। पर प्रैक्टिकली हम देखें तो कभी भी ऑसिलेशन इंडेफिनिटली होता नहीं है, धीरे धीरे ऑसिलेशन क्या है, स्लो होते जाता है, खत्म होते जाता है, बाद में फाइनल क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्यों स्टॉप हो जाता है, प्रैक्टिकली हम देखिए रियल लाइफ में ऑसिलेशन क्यों खत्म हो जाता है, तो इस तरह से
सोर्स से दूर क्या होगा, क्यों खत्म हो जाएगी, विजुअली क्या होना, क्या होता है, एक तो फ्रिक्शन लगता है, बाद में स्प्रिंग जो है वो परफेक्ट इलास्टिक नहीं होता, उसमें भी एनर्जी क्या है, लॉस होती है, इलास्टिक लॉसेज होते हैं, तो एनर्जी कहीं ना कहीं क्या है लॉस होते रहती है, तो इसलिए एनर्जी लॉस की वजह से धीरे धीरे ऑसिलेशन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। वैसे ही सपोज ऐसी सर्किट बनाओ, इसकी ये इंडक्टर और कैपेसिटर की एलसी सर्किट बनाओ, अगर आइडियल लो, आइडियल मतलब क्या, कोई रेजिस्टेंस ऐसा कुछ नहीं है, तो इसमें ना ऑसिलेशन होते ही रहते, चार्ज करंट का ऑसिलेशन होते ही रहते, पर प्रैक्टिकली अगर हम ये सर्किट बनाए तो इसमें भी ऑसिलेशन धीरे धीरे खत्म ही हो जाएंगे। क्यों खत्म हो जाएगा, इधर रीजन तो एलसी ऑसिलेशन, एक इंडक्टर और कैपेसिटर ले ऐसा एक्सपेरिमेंट करें ना, तो ग्राफ धीरे धीरे कम होके होके ऐसे जीरो हो जाता है, इसमें भी ऑसिलेशन हो, क्यों, प्रैक्टिकली देखिए तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस क्या होता ही है बाहर, तो उसकी वजह से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, क्या होगा, लॉस होते जाता है, ठीक है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। देखो स्टेटमेंट यार, in theory, the oscillation in LC circuit, in theory, the oscillation in LC circuit can go on indefinitely, can go on indefinitely. But in reality, the circuit has some resistance. The circuit has some resistance which produces heat. Circuit has some resistance which produces heat, and the oscillation of charge produces electromagnetic waves, So the oscillation eventually stops. ठीक है, धीरे धीरे ऑसिलेशन क्या है, बंद हो जाए, ओके, इतना बात करिए, ठीक है। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन अलग अलग टाइप के कर लेते हैं, ठीक है, ये जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी इन इसमें ज्यादा कुछ वेरिएशन नहीं आते, जो फॉर्मूला लिखा है ना उससे स्टडी करना है। लिखो क्वेश्चन, इन एन एलसी सर्किट, the frequency is omega naught. The frequency is omega naught. ठीक है, full stop. The capacitance is now decreased 4 times. The capacitance is now decreased 4 times. What should be the change? What should be the new inductance? So that the frequency is double. What should be the new inductance so that the frequency is double? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। अब इसमें वो ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, पहले में कंडीशन दी और दूसरे में भी दी और पूछिए, तो ऐसे टाइप के हम कैसे सॉल्व करें?
कैसे सॉल्व होंगे? रेशियो से। तो अपना फॉर्मूला है ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। तो इसका रेशियो कैसे लिखें? ओमेगा 1/ओमेगा 2 इक्वल टू, बोलो क्या होगा? √L2C2 अपॉन L1 C1। अब सब्स्टिट्यूट करो, अगर ओमेगा को हम ओमेगा नॉट लिखे तो ओमेगा 2 क्या लिखेंगे? 2 ओमेगा नॉट, ठीक है ना? उस हिसाब से डालो, सब्स्टिट्यूट करो, L2 निकालना है। L2 कितना होगा? क्या आएगा आंसर? कितना है? L1 इक्वल टू L2 है। ओमेगा 1 कितना है? ओमेगा नॉट अगर ले ले तो ओमेगा 2 को क्या डालेंगे? 2 ओमेगा नॉट इक्वल टू √L2 को ऐसा ही रखते हैं। कैपेसिटेंस कितना कर दिया हमने? 4 टाइम्स डिक्रीज कर दिया, तो क्या लिख सकते हैं? C/4। ये L1 को तो मैं L0 लिख रहा हूँ, L लिख रहे हैं, कैपेसिटेंस को C रखते हैं, ठीक है? ये तो कैंसिल हो गया। अंडर रूट को इस तरफ लेके जाओ, कितना हो गया? 1/4 इक्वल टू L2। ये C भी कैंसिल हो गया, 4 नीचे आ जाएगा, ये भी कैंसिल। तो L2 इक्वल टू क्या आ रहा है? L, ठीक है? L2 इक्वल टू क्या आ रहा है? L। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? कोई चेंज नहीं करना, ठीक है? नो चेंज रिक्वायर्ड। इंडक्टर्स को ऐसा ही रखो, अपने आप क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। In an LC circuit, the capacitance is decreased by 4%. The capacitance is decreased by 4%. Okay. This by 4%. Okay. So what should be the change in inductance? What should be the change in inductance so that the frequency remains unchanged? So that the frequency remains unchanged. Okay, we try that.
तो इसमें क्या होगा, परसेंटेज में दिया है तो देखो रेशियो से ही करे, रेशियो से ही सॉल्व करना हो तो ये सेम रेशियो लिखे, शुरुआत में एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है, बाद में क्या ओमेगा नॉट ही रहेगी, तो चेंज नहीं करना है। इंडक्टेंस L2, कैपेसिटेंस इनिशियल में L ले रहा हूँ, इसको C ले रहा हूँ, कैपेसिटेंस 4% कम हो गया, मतलब कितना हो गया, वो लिख सकते हो फैक्टर के फॉर्म में, कितना होगा 0.96, 4% कम होगा मतलब डिवाइड बाय 100 करो तो 0.045 कम होगा, तो कितना बचा 0.96C, ये C और C कैंसिल, और इसको इस तरफ लेके जाओगे, कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा, इधर से इसको यहाँ पे लेके जाओ, ये 1 आया, इसको यहाँ पे लेके जाओ, कितना होगा 1 इक्वल टू L2 इंटू 0.96 अपॉन L, तो L2 इक्वल टू कितना है, L अपॉन 0.96, समझ क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर से अब देखो इसमें वैल्यू आंसर निकालने कैलकुलेशन से ज्यादा लेंथी होगा, ठीक है, सर एक बेटर ऑप्शन बताओ क्या करना है, परसेंटेज चेंज क्या कम दिया 4%, 2% में से कम दिया हो, कम दिया तो क्या करते हैं, तो जाके हमने पढ़ा क्या करते हैं, डेल्टा फॉर्म यूज करते हैं, याद हो तो ठीक है, ना हो तो लिख लो, फॉर स्मॉल परसेंटेज चेंज, और small percentage change use delta form, for small percentage change use delta form। तो देखो डेल्टा फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो, जैसे इक्वेशन है 1/√LC है तो इसको क्या लिख सकते हैं, LC के बाद क्या हो जाएगी -1/2, डेल्टा फॉर्म में क्या होता है, पावर आगे हो जाती है और रेशियो के फॉर्म में लिखना है, तो ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे, डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा, पावर आगे आ जाती है तो हाफ क्या लिखेंगे, डेल्टा L बाय L, सी में भी सेम होगा -12 डेल्टा C बाय C, ठीक है। अब इसमें ओमेगा कांस्टेंट है, मतलब कि इसमें कोई चेंज नहीं है, तो क्या आएगा 0 -12, ये पार्ट मुझे निकालना है। कैपेसिटर में दिया हुआ है, कितना चेंज हो रहा है कैपेसिटर में, 4% डिक्रीज, तो यहाँ पे डिक्रीज है तो डायरेक्ट क्या डाल दो -4%, तो देखो इससे डेल्टा की वैल्यू कितना है, डायरेक्ट आ जाएगा, कितना आ रहा है प्लस 4%, इसका मतलब क्या, इंडक्टेंस क्या है 4% बढ़ाना है, ठीक है, इंडक्टेंस क्या करेंगे 4% बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये आपसे ध्यान रखना है, परसेंटेज चेंज है ना कम में डायरेक्ट डेल्टा फॉर्म यूज कर सकते हो, बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ये पार्ट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन LC सर्किट L equal to 0.1 millihenry, L equal to 0.1 millihenry, C equal to 4 microfarad, L equal to 0.1 millihenry, C equal to 4 microfarad, ठीक, इतना दिया हुआ है। पहले पार्ट में लिखो, फाइंड frequency and time period of, find frequency and time period of charge oscillation, and frequency and time period of charge oscillation, ठीक, दूसरे पार्ट में लिखो, find time taken by the charge, find time taken by the charge
and energy of capacitor. Find time taken by charge and energy of capacitor to reach from 0 to maximum value. To reach from 0 to मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, पहला पार्ट एक बार अपने आप सॉल्व करो, कैलकुलेशन कर लो, दूसरा साथ में सॉल्व करो. आगे क्या फ्रीक्वेंसी और टाइम पे फ्रीक्वेंसी में एफ निकालना है तो एफ इक्वल टू 1/2 पाई √LC. तो 1/2 पाई एल और सी दिया हुआ है. कितना 0.1 मिलियन थी ना, और कैपेसिटेंस कितना 4 माइक्रोफेरेड. ये पूरा कैलकुलेट करो. बताओ क्या रहा आंसर, ये पूरा कैलकुलेट करना है. ओवरऑल क्या रही है फ्रीक्वेंसी, करो कैलकुलेट. फोन यूज करना है तो कर लो, कैलकुलेटर से यूज करो, कैलकुलेट करो, इसमें वैल्यू निकालनी है. क्या रहा आंसर, बोलो.
कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 7.96 इंटू 10⁻�8 यूनिट क्या होगा इसका? हर्ट्ज। यह है अपनी फ्रीक्वेंसी। और क्या निकालना है इसमें? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है? 1/f। करें कैलकुलेट। टाइम पीरियड क्या होगा? 1/f। देखो टाइम पीरियड कितना है? 12.56 इंटू 10⁻⁵ सेकेंड। तो देखो इसको है ना यूनिट चेंज कर देते हैं। क्या लिख सकते हैं? 125.6 इन क्या लिख सकते हैं? माइक्रो सेकेंड। ठीक है, टाइम पीरियड को ये लिख सकते हो 125.6 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, ये अपना टाइम पीरियड आ जाएगा। अब दूसरा पार्ट इसमें मेन है। पहला तो क्या है? कैलकुलेशन बेस है। दूसरा पार्ट इसमें मेन है। क्या पूछा है कि चार्ज और वो एनर्जी उसको कितना टाइम लगेगा 0 से मैक्सिमम होने में। तो इसमें ना ग्राफ का नॉलेज यूज कर। चार्ज की बात करें, चार्ज का ग्राफ कौन सा ले लेते हैं? कोई भी टाइम या कॉस्ट कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। मान लो कॉस्ट ले लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट अगर लूँ तो कॉस्ट का ग्राफ किस तरह ऐसा ग्राफ होता है कॉस्ट का। ठीक है, तो देखो ये इधर से साइकिल स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हुई, मतलब ये क्या हुआ? अपना टाइम पीरियड हुआ। ठीक है, और ये कितना होगा? T/2। ये कितना होगा? इधर टाइम कितना होगा? T/4। हाफ ही होते जाता है। इधर कितना होगा? 3T/4। अब चार्ज को क्या होना है? 0 से मैक्सिमम, यहाँ से यहाँ पे आना है। तो कितना टाइम लगा? मतलब ये होगा टाइम इंटरवल। तो कितना आएगा? डेल्टा टी। गैस निकालना है, कितना होगा? T-3T/4 मतलब कितना होगा? T/4। T अपना ऑलरेडी आ चुका है, इसको यहाँ पे डाल दो। कितना हो जाएगा ये? इतना बंद नहीं कर सकते। कितना होगा? 31.4 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, इतना टाइम लगेगा। इसको चार्ज को एक बार एनर्जी को देखो, एनर्जी को कितना है? तो उसके लिए एनर्जी का ग्राफ यूज करना पड़ेगा। तो एनर्जी का जो ग्राफ है उसमें क्या आएगा? कॉस स्क्वायर आता है। अगर एनर्जी की बात करें कैपेसिटर की, कॉस स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है। कॉस स्क्वायर के ग्राफ में देखो ये एक साइकिल कंप्लीट हुई, ये कितना होता है? इसके ग्राफ में यार तो कितना होता है? T/2। इसका टाइम पीरियड T है तो इसका कितना होता है? T/2। ये कितना होगा? T/4। तो इधर भी देखो 0 से मैक्सिमम पहुंचना है तो इतना गैप लगेगा। तो इधर भी डेल्टा टी कितना आएगा? T/2 माइनस T/4 मतलब कितना है? T/4। ये नहीं आंसर है 31.4 माइक्रो सेकेंड। ठीक, सेम टाइम लगेगा। तो ऐसे कोई टाइम पूछे ना कि इधर से उधर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ग्राफ का नॉलेज। ठीक, ये क्लियर नहीं?
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, in LC surface, L equal to 27 millihenry, L equal to 27 millihenry, C equal to 30 microfarad, C equal to 30 microfarad, ठीक है, ये दिया हुआ है। देखो initially the capacitor has maximum charge, initially the capacitor has maximum charge of 6 millicoulomb. The maximum charge was 6 millicoulomb. ठीक है, इतना दिया हुआ है। पहले पार्ट में लिखो find current amplitude, find current amplitude and energy in circuit, find current amplitude and energy in circuit, ठीक, पहले पार्ट में लिखा, दूसरे पार्ट में लिखो find initial rate of current, find initial rate of current, initial rate of current, ठीक है, इतना निकालना, ये पूरा अपने आप ट्राई करो। तो इसका मतलब करंट एम्पलीट्यूड मतलब क्या है, करंट एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, मैक्सिमम करंट आई नॉट, ठीक है, और एनर्जी कौन सी निकालो, यूसी यूएल कौन सी निकालो, टोटल एनर्जी ना, दूसरे टाइम के हमको कौन सी निकालनी, टोटल एनर्जी। पहले पूरा ट्राई करो, सेकंड पार्ट भी ट्राई करो।
चलो इसमें ये कैलकुलेट करते हैं। क्या होगा, करंट एम्पलीट्यूड निकालना है तो क्या होगा, आई नॉट इक्वल टू क्या होगा, क्यू नॉट ओमेगा, और ओमेगा में पता है 1/√LC, ठीक है ना। तो वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करनी, क्यू नॉट कितना दिया, 6 मिलीकूलम, सॉरी माइक्रो है ना, क्या मिली, एल कितना है 27 मिली हेनरी, और कैपेसिटेंस कितना है 30 माइक्रोकूलम। ये किया कैलकुलेट, कितना आ रहा है आई नॉट 20/3, और कितना यार 20/3 एम्पियर, ठीक है। और क्या पूछा है एनर्जी, तो इधर एनर्जी कौन सी, टोटल एनर्जी निकालनी है, तो कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या तो हाफ एल आई नॉट स्क्वायर यूज करो, या फिर क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c, दोनों में से कोई भी एक यूज करना, दोनों को ऐड मत करना, दोनों से कोई भी यूज करो, ठीक है। क्या आएगा आंसर 0.6, इधर सब वैल्यूज पता है, सॉरी 0.6 जूल, ठीक है, ये अपनी एनर्जी आ जाएगी। और दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, रेट ऑफ करंट, करंट नहीं निकालना है, क्या निकालना है, रेट ऑफ करंट, रेट ऑफ करंट मतलब di/dt, तो उसके लिए ना इक्वेशन चाहिए। तो इधर मुझे बताओ, देखो यहाँ पे दिया है शुरुआत में चार्ज मैक्सिमम है, शुरुआत में चार्ज मैं बता था कि इसमें से कोई आएगा, शुरुआत में चार्ज मैक्सिमम हो तो चार्ज की इक्वेशन क्या है, Q इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, चार्ज 0 हो तो क्या हो जाता है साइन, तो I की इक्वेशन क्या होगी, I इक्वल टू -dq/dt, तो क्या आ जाएगी उसकी इक्वेशन, क्या जाएगी क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो हमें di/dt चाहिए, di/dt मतलब क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन, तो क्यू नॉट ओमेगा साइन का क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा बाहर क्या जाएगा क्यू नॉट स्क्वायर, तो इनिशियली एज टी इक्वल 0, यहाँ पे 0 डालो, कॉस क्या हो गया 1, तो di/dt इसके बराबर आ गया क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर, मतलब क्यू नॉट बाई LC है। चलो ये कैलकुलेट करो कितना है, वो क्या है, कितना है 7.4 इंटू 10⁵, इसका यूनिट क्या आएगा, di/dt है, यूनिट क्या आएगा
एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है, 10⁻³ आ रहा है, 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है ना, यह है अपना आंसर। ओके, ये एक पार्ट हो गया अपना। तो देखो ये जो चैप्टर है EMI ये अपना खत्म हो चुका है, ठीक है, और मॉड्यूल पे ही अभी फोकस करो, ठीक है ना, MCQ सारे कर सकते हो। इसमें क्या ना बोर्ड में एक पार्ट आता है AC जनरेटर करके आता है, तो उसमें ना एनिमेशन है, वो दिखाना चाहता हूँ तो लिंक मैं भेज दूंगा, वो देख लेना, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, सिंपल थियरी है, वो कॉम्पिटिटिव पार्ट में नहीं आता, पर कभी कभी बोर्ड में पूछते हैं, ठीक है, तो वो एक पार्ट उसका एनिमेशन में भेज दूंगा, देखिए एकदम सिंपल इजीली समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में ना नया चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, वो स्टार्ट कर देंगे। और ये अभी ठीक है, डाउट हो तो रुक सकते हो, ना जा सकते हो, एडवांस के स्टूडेंट रुक जाओ। ये EMI का मॉड्यूल स्टार्ट किया है जो नहीं किया है, आते 12 बजे के नहीं आते, शुरुआत में आते फिजिक्स का टाइम कौन सा होता है, कौन सा दिन होता है, ट्यूजडे और वेडनेसडे होता है ना, क्लास क्या किया सर्कुलर, एक सर्कुलर की है और कौन सी EMI, ये दो पैरेलल में करना है, ठीक है, तो इस बीच में ट्राई करो जितना EMI हो सके ना उतना करो, ठीक है, तो थर्सडे या फिर सैटरडे फिर आप डिस्कस कर लेते, ठीक है। सर्कुलर के क्या होंगे ना, सर्कुलर में डाउट्स आए होंगे, सर्कुलर में ध्यान रखना, सर्कुलर मोशन हो ना, मतलब क्या हो, लॉज ऑफ मोशन, एक्सपीडी वाला पार्ट भी यूज हो सकता है, काइनेमेटिक्स भी यूज हो सकता है, और वर्गेंजिस थियरम वो पार्ट भी यूज हो सकता है, ठीक है, तो उस हिसाब से प्रॉब्लम करना। ये क्या कहते हैं, पर EMI मेरा मेन कंसर्न EMI है, EMI स्टार्ट कर, ठीक है, क्योंकि बाद में पैरेलल में क्या है, जो बाकी के DQB बची है 12 की वो भी करनी है, मैग्नेटिज्म भी बाकी है ना अभी वाला टॉपिक, उसकी डिग्री तो सब भी क्या खत्म करनी है, तो इस वीक में थोड़ा एफर्ट डालो, थोड़ा टाइम दो, चाहिए तो ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि बाद में अभी तो एडवांस की रहते हैं और ये बाद में होगी एक साथ, तो उसमें फिर ये सब DQB हो सकते हैं, बहुत काम आएगी, ठीक है, तो बेहतर है उसको कंप्लीट करो। सर्कुलर में कितना हुआ, कितना क्लियर सर्कुलर में मेन इंटीग्रेशन कौन से डाउट कर रहे हैं, मेन इंटीग्रेशन मतलब कैसे, वो फिर ऐसा ना हो कि रोटेशन में सर्कुलर के लिए कौन से बताओ, इसको पता चलेगा, कोई नया टॉपिक शुरू क्या है तो मुझे समझाना पड़ेगा।
बाकी फोकस EMI पे करो स्टार्ट, ठीक है। चाहिए तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो और ये करो, इस वीक में कंप्लीट करो, ठीक है। उससे डाउट डिस्कस कर लेते हैं और मेन उस हिसाब से भी काफी इजी हो जाएगा, मेन बहुत इजी रहेगा मेन वाला, ठीक है। कैसे डाउट है? नॉर्मल